नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों अब आप लोग क्लास 12th में आ चुके हैं। तो बच्चों ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सिलेबस में क्या हटाया गया है और क्या उसमें ऐड किया गया है। तो वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसी के बेस पर अपनी तैयारी को एक मेंटेन बनाए रखें, ताकि अपने आप एग्ज़ाम में वही पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में आए। ऐसा हो जाता है कभी कभी हम वो कोर्स पढ़ते रहते हैं, वो चीज़ रिवाइज करते रहते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप 2025 में क्या नया सिलेबस ऐड किया गया है, क्या फिर से चीज़ें हटाई गई हैं। तो वो यहाँ पर हम आपको पूरे पूरे अच्छे प्रकार से बताएंगे और आपको मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है और यहाँ पर कैसे आपको फार्मूला याद करने, कैसे अपनी केमिस्ट्री में तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हम उस पर भी लास्ट में चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका ये सब्जेक्ट रसायन विज्ञान है। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर आपका जो कोर्स है क्या रिमूव्ड हुआ है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सारा कुछ मैंने उस पर डिस्कस किया है। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर रासायन विज्ञान पर करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप ये कुछ भी आपको नहीं देखना है, ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आप खुद से सीख जाएंगे। जब आप आपके स्कूल में एग्ज़ाम होंगे तो ये आप खुद से अपने आप चीज़ें सीख जाएंगे। तो हमें वो चीज़ें सीखनी है जिन पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो उन चीज़ों पर हम लोग एफर्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी इकाइयाँ देखेंगे कि हमारे चैप्टर्स में कौन कौन सी इकाई हैं, उनसे कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जानना जरूरी है। सबसे पहले आप विलयन देखेंगे जहाँ पर आपसे 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो वैद्युत रसायन है उस चैप्टर से आपसे यहाँ पर 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रासायनिक बल गति से आपके 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, उससे आपके यहाँ पर 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपसह संयोजक जो आपका यौगिक चैप्टर है उससे भी आपका यहाँ पर 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन से आपके 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से भी आपके 7 मार्क्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पर आपका ये चैप्टर आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा इस पर भी। इसके बाद यमीन से जो आपका है इससे आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका जैव अणु है इससे आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पूरा टोटल है आपका 70 मार्क्स हो जाएगा। तो आपका जो रासायनिक विज्ञान का पेपर होता है वो यहाँ पर आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो आपको उसी बेस पर तैयारी करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आपकी इस बार बच्चों कुछ नई हेडिंग ऐड की गई हैं। मैंने सिलेबस देखा था तो यहाँ पर कुछ नई हेडिंग आपकी फिर से ऐड कर दी गई हैं। तो आप उन हेडिंग को एक बार सभी को डीपली देखते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका सबसे पहले जो आपका चैप्टर है विलयन, तो विलयन में क्या क्या आपको फिर से पढ़ना है आप एक बार इसको अच्छे प्रकार से देंगे। अगर बच्चों आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमसे इस पीडीएफ को यहाँ पर ले सकते हैं। बाय द वे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको पीडीएफ क्यों लेनी है, पीडीएफ का क्या करना है, वो मैं सारा कुछ आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि बच्चों पीडीएफ लेना मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट ही दूंगा, पर आपको पीडीएफ के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कौन सी बुक पढ़नी है, मॉडल सॉल्व करना है कि नहीं करना, अनसॉल्व सॉल्व करना है कि नहीं करना है, कैसे क्या करें कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। सबसे पहले बच्चों आपका जो विलयन चैप्टर है यहाँ पर आपको विलयनों के प्रकार पढ़ने होंगे। ठोसों में जो आपका लिक्विडिटी होती है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने वाले जितने भी आपके पद जैसे कि मोलरता है, पीपीएम है, जितने भी आपके टर्म्स हैं इनको आपको फोकस करना है। गैसों की लिक्विडिटी में विलेयता मतलब क्या आपको पता करनी है। ठोस विलयन क्या होता है, अणु संघ के गुणधर्म, वाष्प दाब, आपेक्षिक घनत्व, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। इसके बाद आपका प्रसरण दाब है, अणु संघ के गुणधर्मों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, सामान्य आणविक द्रव्यमान, वान हाफ गुणांक, ये आपको सारे पढ़ने हैं। इतनी ही आपको यहाँ पर इस चैप्टर से हेडिंग्स पढ़नी है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा वैद्युत रसायन। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पढ़नी है। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व पढ़ना है।
विशिष्ट एवं मोलर चालकता। इसके बाद आपको सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। इसके बाद आपको कोलराउस का नियम, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम पढ़ने हैं, प्रारंभिक विचार से आपको पढ़ने हैं। शुष्क सेल क्या होते हैं, वैद्युत अपघटन सेल और गैल्वेनिक सेल क्या होती हैं, सीसा संचायक सेल क्या होती हैं, वैद्युत का वैद्युत विद्युत बल आपको पता करना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या था जिसको हम लोग EMF के नाम से जानते हैं, नस्टर्ड समीकरण क्या होता है, रासायनिक सेलों में इसका क्या अनुप्रयोग होता है, गिब्स ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल में EMF के परिवर्तन के मध्य आपको संबंध ज्ञात करना है, ईंधन सेल क्या होती हैं इनके आपको संचारण बताने हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही हेडिंग्स तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर इकाई 3 आता है। तो यहाँ पर आपको अभिक्रिया का वेग पढ़ना है, औसत व ताक्षणिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले आपको रीजन्स पढ़ने, जैसे कि आपकी सांद्रता है, ताप है, उत्प्रेरक है, अपक्रिया की कोटि है, आणविकता वेग नियम है, विशिष्ट दर स्थिरांक है, समाकलित वेग समीकरण है, अर्धायु ज्ञात करना केवल शून्य और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की। ये आपको ध्यान रखना, कई बार स्कूल में 2 कोटि और 3 कोटि की भी करवा देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे कोर्स में क्या है। तो आप लोगों को केवल यहाँ पर प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण ही पढ़ना है। इसके बाद आपका जो संघट्ट का सिद्धांत है, कि जो आपकी अवधारणा है वो आपको पढ़ना है। जब मैं क्लास 12th में था तो ये मास्टर साहब ने नहीं पढ़ाए थे, वो बोर्ड में आ गया था। तो बेसिकली मैं तो यहाँ पर पढ़ के गया था, मैं तो बुक से पढ़ने वाला था, तो वहाँ पर मैंने इसको कर दिया था। बहुत से छात्र ऐसे जो अपनी कॉपी से पढ़ते थे, तो मास्टर साहब जी ने ये चीज़ नहीं करवाई थी, तो वो पेपर में आ गया था। तो आपको कोर्स ध्यान रखना है कि हमारे कोर्स में क्या क्या है, क्या क्या हटाया गया है, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, RNA समीकरण, आपको सारा कुछ पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर D और F ब्लॉक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको सामान्य परिचय पढ़ लेना सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण व उपलब्धता। इसके बाद संक्रमण धातुओं के मध्य की प्रथम श्रेणी के गुणधर्म में सामान्य प्रवृत्तियाँ पढ़नी है। इसके बाद आपको धात्विक लक्षण पढ़ने हैं, जैसे कि आपका आयनन एंथैल्पी क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी जो आपकी यानिक त्रिज्याएं होती हैं, वर्ड होती हैं, उत्प्रेरकीय गुण होते हैं, चुंबकीय गुणधर्म होते हैं, अंतरकाशी यौगिक होते हैं, मिश्र धातु कैसे बनती है, और आपके K2CR2O7 KMnO4 आपका इनको आपको समीकरण इनकी जो कैसे इनका क्या यूज़ है, इनको कैसे मेकिंग किया जाता है, ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसके आपके जो गुणधर्म है ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इस वाली हेडिंग से आपको मोस्ट ऑफ व्यू आपको यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो लेंथेनाइट श्रेणी है, जो आपकी एक्टिनाइट श्रेणी है, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे उपसह संयोजक यौगिक पढ़ने हैं, तो आपको उपसह संयोजक यौगिक का परिचय पढ़ना, लिगेंड क्या होते हैं, उप संयोजन संख्या क्या होती है, वर्ड क्या होता है, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ क्या होती हैं, एक नाभिकीय उपसह संयोजन यौगिक का IUPAC नाम पद्धतिकरण क्या होता है, आबंधन क्या होता है, वर्णन का सिद्धांत क्या होता है, BBT और CFT क्या होता है, इन पे जो हमारी किसी भी यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक की जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है वो इन्हीं नियम के थ्रू बनाई जाती है। इसके बाद आपका धातुओं का निष्कर्षण पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गुणात्मक विश्लेषण पढ़ना है और जैविक निकायों के उपसह संयोजन यौगिक का महत्व भी पढ़ना है। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़नी है। एलोहेल्केन और एलोहेरिन पर बात करेंगे, तो आपको एलोहेल्केन का नाम पद्धति करना है, CX बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पे आपको पढ़ना है, प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि पढ़नी है, और आपका यहाँ पर पोलराइजेशन भी पढ़ना है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण घूर्णन। क्या कहते हैं? ध्रुवण घूर्णन इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको हेलोहेरिन पढ़ना है, तो हेलोहेरिन में यहाँ पर आपको CX आबंध की प्रवृत्ति पढ़नी है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़नी है, केवल मोनो प्रतिस्थापन यौगिक में हैलोजन का दैशिक प्रभाव, वही यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है।
इसके बाद डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म और फ्रियोन और DDT के आपको प्रयोग व पर्यावरण पर आपको होने वाले प्रभाव को भी पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इकाई नंबर 7 है, तो आपको यहाँ पर अल्कोहल और फिनॉल को भी पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे क्या क्या यहाँ पर आपसे बात की गई है, वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़नी है। बाय द वे मैं आपको लास्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे दूंगा, सिर्फ आपको यहाँ पर मुझे इस नंबर पर मैसेज करना होगा, आपको PDF मिल जाएगी। फिर आप इजीली वहाँ पर इसको देख लेंगे क्या क्या इसमें आपसे क्या क्या हेडिंग्स आपको पढ़ने की कही गई हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप सारी हेडिंग चेक कर लेंगे। और हाँ बच्चों, आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल के आने से पहले मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल कैसे तैयार करने हैं, उस पर मैं बात चर्चा करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर 15 मार्क्स का आपका मौखिक भी होगा, अब 15 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। पहले ऐसे हुआ करता कि आपका 30 मार्क्स का पूरा मौखिक हुआ करता था, तो अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आपका 15 मार्क्स का यहाँ पर आपका मौखिक होगा, मतलब कि एग्जामिनर आएंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब 15 मार्क्स का यहाँ पर आपका चार्ट होता है, जिसमें आप चार्ट में कोई भी फिगर बनाते हैं और उसी चार्ट से संबंधित जो आपके यहाँ पर आपका वाइवा लेने आते हैं वो उसी चार्ट के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको चार्ट के बारे में अच्छा तैयार करना, वो आप टाइम के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोग कौन सी बुक पढ़ें ताकि यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकें। बच्चों देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा आप केमिस्ट्री में कैसे बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप इसको ध्यान से सुनना है। तो बच्चों हम लोग केमिस्ट्री पर अगर बात करेंगे तो केमिस्ट्री के बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके क्लास में माना कि आज यहाँ पर 4 हेडिंग लिखाई गई, तो आप डेली के डेली उन 4 हेडिंगों को याद करते जाइए। डेली के डेली आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है, डेली के डेली। भले आप अदर सब्जेक्ट को ना पढ़ें, वो कवर हो जाते हैं, मगर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसे डेली रिवीजन नहीं करेंगे फिर आपको वो कम समय में याद होने वाली नहीं है। बिकॉज यहाँ पर उसमें बहुत सी रिएक्शन होती हैं, बहुत से यहाँ पर आपको अनहेल्थीफुल आपको फार्मूला भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे फार्मूला होंगे जिनको आप याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो आपको उनको डेली डेली का डेली रिवीजन करना है। आप रिएक्शन को जितनी आपकी कॉपी में रिएक्शन लिखती जाएं, उनको आप घर पे रफ कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपकी रिएक्शन एक अच्छी रिएक्शन बन जाएंगे। और आप जब आप केमिस्ट्री के दिन आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें जल्दी याद होंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना, डेली के डेली यहाँ पर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। बिकॉज जब आप केमिस्ट्री के जब एग्ज़ाम के नज़दीक होंगे तो वो चीज़ें याद नहीं होती, ओवरलैप होने लगती हैं कि कौन सी रिएक्शन क्या है, कौन सी रिएक्शन किस में यूज हो रही है, तो वो हमारे माइंड में ओवरलैपिंग होने लगती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और फिर आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम आपको ये करना है, जब आपका मतलब कि जैसे कि आपके यहाँ पर 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए केमिस्ट्री में, अब आपको अपने भैया बहन का अनसॉल्व पेपर ले लेना है, उनके पास रखे होंगे, मांग लेना है। जो भी आपके भाई हो या बहन हो, कुछ भी अदर आपका हो तो आप उनसे मांग लेना, ठीक है। उनसे आप अनसॉल्व मांग लेना। अब अनसॉल्व का करना क्या है, अब आपके जो 5 चैप्टर सॉल्व हो गए, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, आपकी कुछ थ्योरी होंगी, तो आप न्यूमेरिकल 2024 या 2025 या 2023 वो आप न्यूमेरिकल्स व थ्योरी को देखेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको काम तब करना है जब आप एक खाली समय हो और आपका पढ़ने में मन ना लग रहा हो, तब आपको ये काम करना है। जैसे कि आपने अनसॉल्व खोला, जैसे कि आपने ये अनसॉल्व खोल दिया, ठीक है, आप नहीं माने, आपने ओपन कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पर 5 चैप्टर्स खत्म कर दिए थे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा था। तो आपने सोचा कि मैं इसको खोल देता हूँ, और आपने जैसे कि यहाँ पर पहली हेडिंग पढ़ ली कि मोलरता क्या है, इसको कौन कौन से चीज़ें इसको मतलब कि प्रभावित करती हैं, तो आपने क्वेश्चन ये पढ़ लिया। अब आपको इसका आंसर पता, तो आपके मन में अब आपको इसको आंसर भी आपको पता था, फिर आपके मन में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो एक अलग लेवल का होगा। तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि आप चीज़ें पढ़ते जाइए और साथ साथ में उसका रिवीजन भी करते जाइए, और ये भी देखते जाइए किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आप केमिस्ट्री में मैं कोई बुक इसको रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बुक की अगर मैं बात करूँगा तो भाई बुक बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक होती है, तो मैं आपको बुक रेफ़र नहीं करूँगा। जो आपकी क्लास या जो आपकी कोचिंग्स होंगी
उसमें जो भाई साहब जो आपके सर या मैडम जो लिखा रहे हो वो आप तैयार कर लीजिएगा, उतना ही सफिशिएंट होता है। अगर बच्चों आपको केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह चाहिए, मैं पूरी बुक के नोट्स, मेरे खुद के नोट्स हैं, अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। या आप बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरा सिर्फ यही पर्पज़ रहेगा, ठीक है। मेरे खुद के नोट्स हैं, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, मैंने खुद से लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, एक अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए। जो भी आपको दिक्कत हो वो आप मुझे बता सकते हैं।